अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तरह आप भी ये सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के क्रैक नहीं किया जा सकता है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने अगले 20 मिनट मुझे दीजिए एंड आई विल टेल यू हाउ कैन यू क्रैक दिस एग्जाम विदाउट कोचिंग। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस प्री से लेकर के मेंस तक का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करके दूंगा जिसको देखने के बाद में आप ये फील कर पाएंगे कि ये चीज़ें उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना इनको बनाया जाता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो ये समझते हैं कि हम यूपीपीसीएस के सीरियस कैंडिडेट हैं, गंभीरता से तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेरे साथ लगातार वो काम कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊं, तो वे ही लोग इस वीडियो को देखें, बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना जो भी टॉपिक है उस पर बात करते हैं। कोई भी एग्जाम सही, बिल्कुल धैर्य के साथ में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से बताऊं, बहुत आराम आराम से चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो होती है किसी भी एग्जाम के लिए वो होती है सिलेबस। सिलेबस को हम ज्यादातर क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। मेरा यह मानना है कि आप किताबें पढ़ना बाद में स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हो सके तो याद भी कर लीजिए। सिलेबस आपके बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए। जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, अगर आपको सिलेबस अच्छी तरीके से याद है, सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ रखा है, तो जो भी चीजें आप किताब में पढ़ेंगे उसको सिलेबस से रिलेट कर पाएंगे। सिलेबस आपको यह बताता है कि किसी भी किताब का कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। कोई भी चीज पढ़नी है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि क्या हमको छोड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रम की बुक को लें आप, तो स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है उसमें लगभग 800 से ज्यादा पेज हैं। ठीक है, तो आप 800 के 800 पेज आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेक्ट्रम के आपको 800 पेज नहीं पढ़ने, पूरे 800 पेजों को आपको पढ़ते हुए नहीं जाना है। उसके भी कुछ पार्ट्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल अंधे बन करके तैयारी करना भी एक बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होता। इसी वजह से मैं सबसे पहले कहता हूं कि सिलेबस, चाहे वो प्री का सिलेबस हो, ठीक है, सी सेट का सिलेबस आपको इतनी अच्छी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी सेट का काम आपका केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसी से हो जाता है। तो प्री और मेंस के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो हिंदी का पेपर है, चाहे वो ऐसे का पेपर है, ऐसे किन किन टॉपिक्स से आते हैं, जीएस के चारों पेपर हैं 1 2 3 4, ऑप्शनल का आप जो भी आपका ऑप्शनल हो, उस ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, ये सिलेबस आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये होता है कि इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले साहब प्री की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनका थिंकिंग ये होता है, उनका ये मानना होता है कि प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे देंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस चीज से कि बिना प्री निकाले आप मेंस नहीं दे सकते। लेकिन जो लोग प्री की अलग तैयारी करते हैं, मेंस की अलग तैयारी करते हैं, मैं बता रहा हूं उनकी तैयारी बहुत ज्यादा सार्थक नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, बीच में चीजों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। प्री और मेंस, इन दोनों एग्जाम्स का आप अगर सिलेबस देखेंगे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यूपीपीसीएस की, ठीक है, प्री और मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग वही सिलेबस है, और मैं ये मान सकता हूं कि लगभग 90% सिलेबस प्री और मेंस का सेम है। प्री में जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जो विषय आपको पढ़नी है, उन्हीं विषयों से मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। प्री में बस इतना होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंस में आपको अवधारणात्मक या डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंस में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, एक दो चीज़ें, जैसे आप देखें तो इंडियन सोसाइटी GS1 के फर्स्ट पेपर में जो GS1 का होता है, इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा एक इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं प्री से और मेंस में। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको वही पढ़नी है, जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वही आपको मेंस में पढ़ना है। तो क्यों ना प्री और मेंस की तैयारी साथ में की जाए, और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। जो व्यक्ति या जो भी कैंडिडेट होते हैं वो प्री और मेंस को साथ लेकर के चलते हैं, उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि प्री और मेंस को आपको साथ लेकर के चलना है, अलग से प्री और मेंस की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, बुक लिस्ट आपकी लगभग सेम रहेगी प्री और मेंस के लिए, बस उन्हीं किताबों को आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। तीसरी चीज, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। प्री में आपके 2 पेपर हो गए, ठीक है, एक तो हो गया जीएस का पेपर जिसको हम GS1 कह देते हैं, और दूसरा आपका सी सेट हो गया जिसको GS2 भी कह दिया जाता है। तो एक GS1 हो गया, एक आपका सी सेट हो गया।
सी सेट का भी एक अलग तरीका आपको अपनाना चाहिए। सी सेट के लिए जैसे मान लो कि 5-6 प्रश्न अगर उसमें मैथ के आ रहे हैं तो आप आर एस अग्रवाल पकड़ के बैठ गए उसके लिए, आर एस अग्रवाल की पूरी किताब को रटने पे लगे हुए हैं, ये भी एक सही तरीका नहीं है सी सेट के लिए। सी सेट क्योंकि क्वालिफाइंग होता है, केवल 33% अंक उसमें आपको लाने होते हैं। हालांकि इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगर आप सी सेट में 33% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, चाहे आपके GS1 में कितने भी नंबर हों। तो इसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर ज़्यादा समय भी व्यर्थ करने की ज़रूरत हमको नहीं होनी चाहिए। सी सेट के लिए मेरा जो आपको सलाह रहेगी, जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सी सेट के अब तक जितने भी पूछे गए, अगर आप उनको 2-3 बार लगा लेते हैं, बढ़िया तरीके से उनको रिवाइज करिए, उनको देखिए किस तरीके से कहाँ से प्रश्न आ रहा है और उनकी प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इतने में आपका सी सेट निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो प्री के लिए ये हो गया, सी सेट के लिए मैं सी सेट के लिए बात कर रहा हूँ। GS1 पे भी आऊंगा, GS1 के लिए आपको क्या करना है। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस की, ठीक है, मेंस में जैसे आप देखेंगे एक ऐसे का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, 4 आपके GS के पेपर होते हैं, GS 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 GS के पेपर हो गए। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, जो भी आपका ऑप्शनल होगा। तो इस तरीके से पेपर कितने हो गए, 1 2 4, ये हो गए 6 6 और 2 8, 8 पेपर आपके मेंस के हो गए। इसके लिए भी ये चीजें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कहीं से भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से हम इस एग्जाम को निकालें, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो चाहे ऐसे की बात करो, चाहे हिंदी की बात करो, चाहे GS के चारों पेपर्स की बात करो, चाहे ऑप्शनल के दोनों पेपर्स की बात करो, इनके लिए आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी अब तक पूछे गए हैं उनको आपको ले लेना है मार्केट से। ठीक है, चाहे वो ऐसे का पेपर हो, चाहे वो हिंदी के पेपर हो, GS के चारों पेपर जो होते हैं, GS 1 2 3 4, इनके प्रीवियस ईयर पेपर और ऑप्शनल के जो भी आपका ऑप्शनल हो, उनके सभी के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मार्केट से ले लेने हैं। ठीक है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन के, जैसे एक पब्लिकेशन आपका दिशा पब्लिकेशन आता है, घटना चक्र भी निकालता है, इसके अलावा एक शिल्पी पब्लिकेशन भी आता है इसका। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो भी पब्लिकेशन है, जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, क्योंकि इनमें सॉल्व्ड पेपर दे रखे होंगे सारे प्रीवियस ईयर के, तो हो सकता है दिशा की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो, घटना चक्र की भाषा में थोड़ा सा और फर्क हो, शिल्पी की भाषा में थोड़ा और फर्क हो, तो इनकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी का जो एक कह सकते हैं ना मोटिव, उद्देश्य, वो सभी का सेम होगा। तो इनमें से कोई भी एक आप प्रीफर कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली दिशा लेता हूं, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर होते हैं, हमको कंप्लीटली इन पर डिपेंड नहीं रहना है। जो भी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, आप उस प्रश्न को देखिए, प्रश्न के बाद में जो उत्तर उसका दे रखा है, जिस भी बुक में जो भी उत्तर उसका दे रखा है उसको देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद में उस उत्तर को अपने हिसाब से डिजाइन करके लिखिए। क्योंकि ज्यादातर जब भी हम देखते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम जितने भी होते हैं, या यूपी PCS या किसी भी स्टेट PCS का जो भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आप देखेंगे कि अगर आप आंसर में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें या फिर डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल जब हम करते हैं अपने आंसर में, तो आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इनोवेटिव लगता है। और कहीं ना कहीं जब भी आप सीधे रूप में चीज़ें लिख रहे हैं किसी भी आंसर में, उसकी अपेक्षा कहीं अगर किसी उत्तर में फ्लो चार्ट बने हुए दिखाई देंगे, डायग्राम बने हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको ज़्यादा आकर्षित करती है। तो ये चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाने हैं, कितने तरीके से फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को साधारण रूप में लिखने की अपेक्षा फ्लो चार्ट के रूप में एक इनोवेटिव तरीके से लिखा जा सकता है, किस किस तरीके के डायग्राम बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आप डाल सकते हैं। क्योंकि इन पब्लिकेशंस की जो जितने भी पब्लिकेशन के जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ज़्यादातर देखेंगे तो आप अभाव होगा, सीधे रूप में उत्तर लिखा होता है, तो आप उत्तर का जो कंटेंट है वो वहां से देख सकते हैं। बाकी उस उत्तर को और कितना सुंदर तरीके से लिखा जा सकता है, उसको और कितना इनोवेशन उसमें किया जा सकता है, वो चीज़ें आपको खुद डेवलप करनी होंगी और इसमें मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो ऐसे हिंदी GS 1 2 3 4, ऑप्शनल 1 2 जितने भी हैं, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लाके रख लीजिए। ये तो हो गया इसका। अब इसके बाद में विषयों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है,
वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट हो गए, एक आपका प्राचीन हो गया, ठीक है, एंशिएंट, दूसरा आपका मेडाइवल हो गया, तीसरा आपका मॉडर्न हो गया, ठीक है। जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ ये किताबें आपको प्री और मेंस दोनों में ही काम आएंगी, अलग से किताबें आपको नहीं खरीदनी है, ठीक है। यानी आप प्री के समय से ही, यानी प्री से पहले ही, यानी आज जैसे कि अभी हम यूपीपीसीएस 2023 की बात करें तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी से भी अगर आप लेकर चलें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास पेपर होता है, तो लगभग 5 महीने का समय अभी आपके पास है। तो अगर आप अभी से इन किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब भी आप जो है इस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो एंशिएंट में जैसे मैं बात करूं अपनी, तो एस के पांडे मेरे पास है, ठीक है, जिसको मैं पढ़ता हूं। एस के पांडे के अलावा आर एस शर्मा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने 2 किताबें बताई हैं, एस के पांडे और आर एस शर्मा। दोनों किताबें आपको नहीं पढ़नी है। इन दोनों किताबों में से वह किताब जिसकी भाषा आपकी समझ में आती है, जो आपको लगता है कि ये ठीक है, ये किताब मुझे सही लग रही है, दोनों में से एक किताब चूज कर सकते हैं। मेडाइवल के लिए भी सेम, दोनों एस के पांडे या आर एस शर्मा, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। मॉडर्न के लिए आप सभी जानते ही हैं स्पेक्ट्रम, और पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे इस बुक से अच्छी किताब मॉडर्न हिस्ट्री पर कोई नहीं लगती। बहुत से लोग उसको भी पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा को भी पढ़ते हैं, लेकिन विपिन चंद्रा से क्वाइट बेटर है ये बुक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये किताबें कैसे पढ़नी है इसके बारे में भी आपको बता दूंगा अगली वीडियो बना करके, कि स्पेक्ट्रम आपको किस तरीके से पढ़नी है, लक्ष्मीकांत आपको किस तरीके से पढ़नी है, इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो हिस्ट्री, तब जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ से ये साथ में लेके चलता हूँ मैं सारी चीज़ों को। जीएस के जो 4 पेपर मेंस में होते हैं, 1 2 3 4, जीएस के चारों पेपर्स में जो पहला पेपर होता है उसमें हिस्ट्री आती है आपकी, इसके अलावा आपकी ज्योग्राफी आती है, और ज्योग्राफी के अलावा इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास और भूगोल ये दोनों जीएस के पहले पेपर में आएंगे, और प्री में भी तो इनके क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, आपको पता ही है। ज्योग्राफी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें 6 to 12 कंप्लीट, और जो टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में ज़्यादा विस्तार में नहीं दिए गए हैं, या एनसीईआरटी में जिन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया है, आप उनके लिए कोई भी एक संदर्भ पुस्तक इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 किताबों के नाम बताता हूं, इन दोनों किताबों में से जो बुक आपको सही लगे वो आप ले लीजिएगा। जैसे एक होती है ज्ञान भूगोल, ज्ञान पब्लिकेशन की, और एक माजिद हुसैन, ठीक है, माजिद हुसैन। तो एनसीईआरटी आपको स्किप करनी नहीं है, और मेरा पर्सनल अगर व्यू देखेंगे तो मैं लगभग 80% रूप से एनसीईआरटी पर ही डिपेंड हूँ ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने नोट्स भी बनाए हैं, और मैं इस चैनल पर भी एनसीईआरटी की लगातार वीडियोस डालता रहता हूँ। लगभग हम 11th क्लास तक पहुँच चुके हैं, और खत्म होने वाली है बिल्कुल 12th में, तो बिल्कुल चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर वीडियो डाली हुई है, चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वरना आप खुद भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी सोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कम से कम सोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 पर्याप्त है। यहाँ से जो टॉपिक में आपको समस्या होती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही सोर्स इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखना है हमको, जितनी कम सोर्सेज हमारे पास होंगी हम उतनी ही बेहतर तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। मटेरियल इकट्ठा कर लेना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होता। हमारे पास जितना कम सोर्सेज, जितना कम मटेरियल होगा, लास्ट टाइम पर जब भी एग्जाम का टाइम होगा, जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, जब भी हम पेपर्स में अपीयर हो रहे होंगे, तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर जब तक आप रिवीजन करके चीज़ों को नहीं जाएंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डाल सकती हैं। तो उतना ही पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा एक इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ये फर्स्ट पेपर में आता है जीएसके में। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है, हिस्ट्री आपको, ज्योग्राफी आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है, हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है, और मेंस के लिए भी पढ़नी है। तो क्यों ना इसको पहली बार में ही इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए कि हमारी दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाए, प्री में भी काम आ जाए, मेंस में भी काम आ जाए। तो अलग अलग से तैयारी करने का कोई भी औचित्य पैदा नहीं होता है। सेकंड पेपर जीएस का जो है वो आपका पॉलिटी आती है उसमें, ठीक है, पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, ये सेकंड पेपर आपका जो GS2 का पेपर है, ये GS1 का पेपर है, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत ये काफ़ी है,
चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो, दोनों पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इस किताब से बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। जीएस का तीसरा पेपर जो है वो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अलावा इसमें पूछा जाता है साइंस एंड टेक। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अलावा जीएस के थर्ड पेपर में साइंस एंड टेक से जुड़े हुए सवाल, इसके अलावा इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जीएस 3 के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक का एक बहुत अच्छा पोर्शन आता है। साइंस के करीबन आपको 20 से ज़्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट के भी 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। तो प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी करने का क्या औचित्य है? जब सारी चीज़ें प्री और मेंस दोनों में आ रही हैं तो पहले ही उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमको दोनों जो साइड हैं, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, दोनों में ही हमको लाभ होगा। अब ये कहाँ से पढ़ना है? तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 9 टू 12। यहाँ आपको केवल 9, 10, 11, 12 और 9, 10, 11, 12 भाई मैं कहूँगा 9th की जो बुक है ना, बिल्कुल पतली सी किताब है, 40-50 पेज होंगे उसमें, मुश्किल से 50-60 पेज होंगे और उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल वो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सामान्य समझ है, उसको डेवलप करने का प्रयास करेगी। तो 9th को भी आप मतलब 9th तो आप एक दिन में पढ़ सकते हो। तो 10th, 11th, 12th ये 3 किताबें मेनली हो गई आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो ये जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, ये आपकी जो बेसिक्स हैं एनसीईआरटी के, जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं आपके, तो एनसीईआरटी की 10th, 11th और 12th की जो बुक है ये आपके बेसिक्स को पूरी तरीके से क्लियर कर देगी। प्लस आप जानते हैं इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्य प्रश्न तो होते ही हैं, उनके साथ साथ में जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं आपने देखा होगा, जब भी बजट होता है, चाहे वो यूनियन बजट हो चाहे वो स्टेट बजट हो, इन दोनों से प्रश्न आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता है, उससे प्रश्न आते हैं। तो चाहे बजट की बात करें यूनियन या स्टेट का, चाहे हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ से जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराता जाऊँगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इकोनॉमिक्स के लिए 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी प्लस जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं उनको देखते रहना है। साइंस के लिए जो मेरा कह सकते हैं आपके लिए प्रेफरेंस रहेगा, तो वो मेरे लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया के नाम से ये बुक पर्याप्त है। आप साइंस में एनसीईआरटी की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये बुक जो है ऑटोमेटिक ही साइंस की जो एनसीईआरटी है उनका कंपाइलेशन है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो साइंस के लिए आप इस पे जाएं। बाकी जो तकनीकी से जुड़े हुए सवाल होते हैं, टेक्नोलॉजी की या प्रौद्योगिकी से जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट को जोड़ करके पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट के लिए एक वाणी पब्लिकेशन आता है, या फिर आप सभी जानते होंगे दृष्टि आईएएस की बुक्स आती हैं। दृष्टि आईएएस की क्विक बुक के नाम से एक बुक आएगी एनवायरनमेंट की, आप इसको भी ले सकते हैं या वाणी ले सकते हैं। दोनों में से जो किताब आपको पसंद है वो एनवायरनमेंट के लिए आप ले सकते हैं। ऐसे वाणी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर किताब है एनवायरनमेंट के लिए, तो वाणी ले लीजिए। साइंस टेक के लिए अरिहंत और एनसाइक्लोपीडिया ये ले लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी 9 से 12 पढ़नी है और इसके अलावा जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई उनको देखते रहना है। इतने में आपका GS3 निपट जाएगा। चौथा जो पेपर है वो एथिक्स का होता है, नीति शास्त्र इसको कहते हैं। इसके लिए एक ही बुक आती है, बहुत काफ़ी है, एक क्रॉनिकल पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, क्रॉनिकल आप इसके लिए लीजिए एक किताब। और ये पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस इसका कम है, छोटा सिलेबस है और इसमें ज़्यादा मार्क्स अर्जित किए जा सकते हैं। आप देखेंगे पिछले जो भी टॉपर्स रहे हैं, जो भी जिन्होंने क्रैक किया है यूपीपीसीएस को या यूपीएससी को भी, तो उसमें देखेंगे एथिक्स के मार्क्स अन्य जो 3 पेपर हैं GS1, 2, 3 इनके अपेक्षा ज़्यादा रहते हैं। सिलेबस इसका कम होता है, सोर्सेज भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कोई भी एक किताब यहाँ से खरीद सकते हैं और वैसे क्रॉनिकल सबसे अच्छी किताब है एथिक्स के लिए। आप ये एक किताब खरीद करके इसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं एथिक्स को। तो यहाँ पर मैं बुक लिस्ट की बात कर रहा था, तो ये मैंने प्री प्लस मेंस के लिए आपको बुक लिस्ट बताई। अब मेंस प्री के लिए आपको क्या करना है? ये वैसे जो किताबें हैं प्री और मेंस दोनों के लिए ही पर्याप्त हैं, लेकिन क्योंकि प्री क्या होता है, एलिमिनेटिंग होता है। अगर आप प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस में पहुंचेंगे कैसे? तो प्री के लिए कुछ अतिरिक्त एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। वो अतिरिक्त एफर्ट क्या है? वो अतिरिक्त एफर्ट ये हैं, इधर यहाँ पर बता देते हैं प्री के लिए, कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी पब्लिकेशन के जहाँ से आपको मिल जाए, चाहे वो एक आपकी YCT पब्लिकेशन आता है, यूथ कंपटीशन टाइम, इसके भी होते हैं, ठीक है। किरण भी बनाती है, दिशा भी बनाती है, ठीक है। तो अलग अलग पब्लिकेशन हैं, और क्योंकि पेपर हैं प्रीवियस ईयर तो सब में सेम ही होंगे, बस एक्सप्लेनेशन उनकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो प्री के लिए PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि UP PCS का सर एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड ये है कि इसके 40% से अधिक प्रश्न रिपीटेड होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आपने लगा सकें और एक दो बार उनका रिवीजन आपने किया है, तो आप पाएंगे जब भी आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो 40% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ PYQ से मिल जाएंगे, सिर्फ PYQ से, ठीक है। और एक ट्रेंड एनालिसिस मैंने किया था प्री के क्वेश्चंस का, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ठीक है, नहीं देखी होगी तो उसको देख लीजिएगा। प्री के 2018 से लेकर के 2022 तक के जो क्वेश्चंस हैं, किस विषय से कितने कितने प्रश्न पूछे गए, उसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगे दिमाग में आपके, बिल्कुल जो आपका चीज़ें हैं बिल्कुल विजुअल हो जाएंगी कि प्री को तो बहुत कम समय में ही निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, इतिहास के समथिंग 25 से 30 प्रश्न आते हैं हर साल, ठीक है। इतिहास के कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको हर वर्ष देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में, और इन 2530 में से भी 15 से अधिक प्रश्न केवल मॉडर्न हिस्ट्री से। 25 से 30 में जो प्रश्न हैं इसमें से कम 15 प्रश्न आपको अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक करंट वाला सेक्शन होता है। करंट वाले सेक्शन में आप देखेंगे लास्ट ईयर 38 समथिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं 35 क्वेश्चन मान करके चल रहा हूँ। 35 प्रश्न तो आने ही आने हैं करंट में, ठीक है। ज्योग्राफी के लगभग 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी के कम से कम 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके अलावा प्री में साइंस के क्वेश्चन जो हैं, साइंस के क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब केवल इन चारों सेक्शन को ही आप जोड़ के देखिए, यहाँ से 30, ये 25 कितने हो गए आपके 55, 55 और 20 75, 75 5 80 और 30 110। 110 प्रश्न केवल 4 सेक्शन से आते हैं, केवल 4 सेक्शन से। अगर आप 2021 की कट ऑफ अभी 3-4 दिन पहले आई है उसको ध्यान से देखेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ गया है 87 क्वेश्चन नेगेटिव कार्डपीट के जिस व्यक्ति ने करे हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ। 87 क्वेश्चन जनरल के लिए, और यहाँ हमारे क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 110 क्वेश्चन हो रहे हैं। 110 भी ना माने इनको तो केवल इनको आप 100 मान लीजिए, ठीक है। 110 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो इनको केवल 100 प्रश्न मान करके आप चलें। इस 100 प्रश्नों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर लें, यानी केवल 4 विषय, इतिहास, भूगोल, करंट और आपका साइंस, इन पर अगर प्रीलिम्स से पहले आपको ज़्यादा ध्यान दे दिया जाए तो ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो आप लगभग 100 प्रश्नों का जो एक एरिया है उसको कवर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम का एक बहुत बड़ा एरिया है और कट ऑफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो इन 4 विषयों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, करंट हो गया, इसके अलावा साइंस हो गया। अब बाकी के माल के लिए इन 100 प्रश्नों के अलावा जो आपके प्रीलिम्स के 50 प्रश्न बचे हैं, अब उन 50 प्रश्नों को आप, या 50 प्रश्न जिस विषय से आ रहे हैं, अगर आपने वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी आप देखेंगे कितना भी भयंकर से भयंकर पेपर सेट हो जाए, कितना भी बड़े से बड़ा टफ से टफ पेपर सेट हो जाए, उन 50 प्रश्नों में से कम 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो वह व्यक्ति भी कर देगा जिसने किसी विशेष रूप से तैयारी न करी हो। मतलब 10 प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही आंसर मार देंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, किसी भी सेक्शन के हों। 10 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो अगर यहाँ से भी अगर एक आध प्रश्न आपका कम होता है तो 10 से 12 प्रश्न आपको उधर मिल जाएंगे, जो कि कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है। इतने में आपका प्री निकल जाएगा। तो प्री और मेंस दोनों की आपको संयुक्त रूप से तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार और बता देता हूँ, प्री के लिए हिस्ट्री में आपको इन पर ही डिपेंड रहना है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से आप पिछले पेपर्स का अध्ययन करके देखिए। मैं समय समय पर इस चैनल पर बताता भी रहता हूं कि अब तक 1991 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं GS1 के, उसमें जैसे मान के चलिए 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं भूगोल के, तो कम से कम 20 प्रश्न सिर्फ एनसीईआरटी से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी प्री के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है, यानी इतिहास को आप इसी पर डिपेंड रहना है। ज्योग्राफी के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इसी पर डिपेंड रहना है। पॉलिटी के लिए भी इसी पर डिपेंड रहना है, प्री और मेंस के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी,
पर ही डिपेंड रहना है प्री के लिए। लेकिन अगर प्री के लिए मैं साइंस की बात करूं तो ये किताब पढ़ने के साथ साथ में आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन और लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी हो सकती है। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं सभी विषयों के जो करीबन 7-8 सेक्शन आते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के, तो सारे लोग सभी विषयों के लगाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सलाह नहीं दूंगा, समय अपना वेस्ट करिए। केवल साइंस के लगा लीजिए पूर्वावलोकन, और इसके अलावा इन्वायरमेंट का पूर्वावलोकन लगा लीजिए। पूरे विषयों की पूर्वावलोकन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप PYQs लगा रहे हैं तो, अगर आप प्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, गत वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं, उनको अगर आप व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं तो आपको सभी विषयों का पूर्वावलोकन हल करने की या उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस और एनवायरनमेंट का आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ से, जो कि आपके प्रीलिम्स में आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने एक आपको ब्लूप्रिंट बताया। इन किताबों के अलावा आप एक भी किताब मत पढ़िए। करंट की बात करें तो करंट और रह गया है, तो करंट की बात करें तो आप जो मैगजीन आती हैं, एक विजन IAS की आती है, इसके अलावा एक इनसाइट की आती है। इन दोनों मैगजीन में से अगर आपको कोई मैगजीन मिल जाती है तो आप वो मैगजीन ले लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो आप कोई भी एक मैगजीन जो कि ठीक ठाक हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उस मैगजीन को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। प्रीलिम्स में जो करंट पूछा जाता है, ये यूपीपीसीएस का ट्रेंड है कि जो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो एग्जाम डेट से लगभग 6 महीने पहले का जो करंट होता है, उसमें से 80% सवाल होते हैं, बाकी 20% ऊपर नीचे हो जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न 85%, 80 से 85% जो क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के, वो सिर्फ 6 महीने से पूछे जाते हैं, लास्ट के 6 महीने से। तो इस तरीके से आप करंट को देख सकते हैं। ये पूरा मैंने एक ब्लूप्रिंट आपको बताया। इस तरीके से अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम को इन बुक्स की सहायता से, ये जो किताबें मैंने बताई केवल इन्हीं किताबों को, अपनी सोर्स को चेंज मत करिए। ठीक है, भटकाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, आपको डाइवर्ट करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इन एवरी सिचुएशन आपको अपने टारगेट से भटकना नहीं है। आपको जो स्टडी मटेरियल बताया है मैंने, इस स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ फॉलो नहीं करना है। अगर आप इसी पर ही डटे रहे और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहे, बार बार इन्हीं चीज़ों को पढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से आप प्री के साथ साथ मेंस को भी निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि आप लोगों के साथ में मैं भी लगा हुआ हूँ, मैं भी अपनी जॉब के साथ साथ में तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी चीज़ें संभव हो पाएंगी, जो भी चीज़ें संभव हो पा रही हैं, जो भी स्टडी मटेरियल मैं अपने लिए तैयार करता हूँ, जो भी नोट्स मैं अपने लिए तैयार करता हूँ, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। और निश्चित रूप से वो चीज़ ऐसी है क्योंकि वो मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ, मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा एफर्ट डाल के बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। बाकी आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, कहीं से भी आप अपनी सोर्स का चुनाव कर सकते हैं, अपनी सोर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।